बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। अब बहुत सारे लोगों ने बैठे बैठे नाखून चबाना शुरू कर दिए हैं क्योंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एंजाइटी का शिकार है। और क्यों? क्योंकि एक बहुत अहम फैसला आने वाला है और सबकी नज़रें गड़ी हुई हैं। टिकटिकी बांध के हम लोग जो है वो देख रहे हैं इस टाइम पर तमाम टीवी स्क्रीन्स, क्योंकि हमें भी हमारे जो वहाँ नुमाइंदगान है वो भी अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अहम फैसला आना है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये डिसाइड होगा कि पंजाब के ऊपर जो सरबराही है या जो जिस हुकूमत है वो किसकी होगी। क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब सीएम रहेंगे या फिर परवेज इलाही साहब का किस्मत का तारा चमकेगा। ये सवाल वो हैं जो कि आज सुबह से पूछे जा रहे हैं। इंतज़ार ही की घड़ियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। पहले बोला कि पौने 7 बजे के करीब जो है वो आएगा पूरा का पूरा फैसला, उसके बाद कहा गया 7:30 बजे आएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एट दिस पॉइंट इन टाइम जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 8:08 हो चुके हैं और अभी तक फैसला नहीं आया है। लेकिन खबरें ये आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में से कि जज साहिबान कमरा अदालत के अंदर फैसला सुनाने के लिए आना शुरू हो गए हैं। एट दिस पॉइंट सूरत हाल कुछ ऐसी भी है कि मैं यहाँ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा इज़्तिराब पाया जा रहा है कि क्या फैसला आने वाला है। पंजाब की बागडोर कौन संभालेगा आज के फैसले के बाद, यानी आज के 12 बजे के बाद? क्या हमजा शहबाज शरीफ साहब रहेंगे सीएम या कोई और होगा? और ऑब्वियसली इसके बाद फिर पंजाब असेंबली ने जो है वो वोटिंग की काउंटिंग करानी होगी अगर तो फैसला इस तरफ आया तो। लेकिन मुझे एक बड़े बावसूख ज़राए ने, मेरी थोड़ी देर पहले भी एक शख्सियत से बात हुई और मुझे बड़े बावसूख ज़राए इन्हीं शख्सियत ने मुझे बताया कि इज़्तिराब सिर्फ इधर नहीं है, इज़्तिराब लंदन में भी पाया जा रहा है और अच्छा खासा इज़्तिराब पाया जा रहा है। और उतनी एंजाइटी जितनी पाकिस्तान फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, उतना ही इंतज़ार जितना पाकिस्तान को है उससे ज़्यादा इंतज़ार लंदन में इस वक्त किया जा रहा है। तो ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अभी हम बात करेंगे इसी हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे मैं उनका तारुफ करवा दूँ। सैयद अमजद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। बहुत शुक्रिया अमजद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, फॉर्मर जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट हैं ऑब्वियसली, एंड अल्लामा इकबाल की बहू भी हैं, वलीद इकबाल साहब की वालिदा भी हैं। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे थोड़ी देर में, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं। लेकिन सबसे पहले अमजद साहब आपकी तरफ ही सवाल को लेकर आती हूँ। मेरे पास बहुत सारे एक प्रेसिडेंट्स शामिल हैं पास है मेरे, जिसके अंदर एक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सामने एक केस था, केस नंबर F23-231 ऑफ 2022। उसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने आर्ग्यूमेंट किया था। उस आर्ग्यूमेंट में उन्होंने कहा था कि ही सबमिटेड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द पार्टी हेड एंड द पार्लियामेंट्री हेड, एंड पार्टी हेड डिनोट्स अ सिंगल member while parliamentary party constitutes number of members of the party. He clarified that the directions are required to be issued by the parliamentary party and not the party head. He elaborated that in the subject matter no directions of the parliamentary party with the respect to the chief minister were issued. और इसके साथ साथ ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की 63A की जजमेंट है वो भी मेरे साथ सामने मौजूद है। इसके अंदर भी बाबर रवान साहब के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर बड़ा क्लियर सामने मामला लेकर आया गया था कि जी, टर्निंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड द आंसर टू द फर्स्ट, इट इज़ आवर व्यू दैट द वोट, और ये डिसीजन है, vote of any member including a deemed member of the parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B of clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. The second question referred to this court stands answered in the foregoing terms. अब ये प्रेसिडेंट्स हमारे साथ हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या चौधरी शुजात साहब की आपकी नज़र में जो लेटर था वो सही रहेगा, या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि पार्टी लीडर और पार्टी पार्लियामेंट्री लीडर के अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं तो उससे कुछ चीज़ मुख्तलिफ होती है? ऐसा है कि पार्टी लीडर जो है वो पार्टी का वो लीडर होता है जो इलेक्शन कमीशन में जब पार्टी रजिस्टर होती है तो वहां पे डिक्लेयर किया जाता है कि फलां जो शख्स है ये पार्टी लीडर होगा। और जो विजडम था, चाहे वो ये मई वाली जजमेंट जो थी इनकी उसका या इलेक्शन कमीशन की जो जजमेंट है उसका, बेसिक विजडम यही था कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं ये अपनी पार्टी पॉलिसी से हट कर वोट ना दें, और वो सिर्फ 4 मौकों पे, वजीर आजम, वजीर आला के इंतखाब, अदम एतमाद और मनी बिल पे।
इन 4 मौकों पे जो भी शख्स पार्लियामेंट में किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो शख्स अपनी मर्जी नहीं कर सकता, बल्कि उससे पार्टी की लाइन को टो करना है। सही। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम इसको वसी तरह से देखेंगे, तो असल में तो पार्टी हेड ही है, और पार्टी ही है जो लोगों को इलेक्ट कराती है। इलेक्ट तो एक शख्स होता है, लेकिन कम से कम उसको 20,000 वर्कर जो हैं वो उसकी कैंपेन चलाते हैं, तो वो उसको इलेक्ट करते हैं। पार्टी लीडर जो है वो मैनिफेस्टो देगा, वो पार्टी की लाइन देगा, वो पार्टी का हेड होगा, उसी के नाम पे पार्टी को वोट मिलेंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब के नाम पे, इमरान खान साहब के नाम पे, भुट्टो साहब के नाम पे पार्टियों को वोट मिलते हैं। अब 4 मौकों पर जब आइन ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो आपके नुमाइंदे जो असेंबली के अंदर बैठे हैं, कि वो अपनी मर्जी नहीं करेंगे बल्कि पार्टी पॉलिसी के मुताबिक करेंगे। इसके अलावा पार्लियामान में जितना काम भी होगा वो अपनी मर्जी से, पार्लियामानी पार्टी की मर्जी से होगा। तो ऐसी सूरत में मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि पार्टी हेड तो वही है जो पार्टी का हेड है, और उसी की जो डायरेक्शन है उसी को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और ये इख्तियार 63 के तहत इलेक्टेड नुमाइंदों से ले लिया गया है कि वो अपनी मर्जी करें, बल्कि वो पार्टी पॉलिसी के तहत जिन्होंने उसका मंशूर दिया है, जिनके नाम पर इलेक्शन हुआ है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी तरह जो 20 एमपीएज जो हैं जो डिसीट हुए थे, वो with इमरान what खान साहब। your point of view is, Amjad साहब, I'm sorry I'm cutting you short, लेकिन अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो फिर इसका मतलब है कि चौधरी शुजात साहब ने जो खत लिखा है वो सही है, जो 10 पार्टी मेंबर्स है पीएमएलक्यू के, उनका वोट मुस्तरद होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज शरीफ साहब को ही होना चाहिए, डीसीट भी होना चाहिए, वो तो फिर पार्टी ऐसा जो ही लीडर है वो करेंगे। लेकिन ऐसा ही है, मतलब विजडम तो यही है सामने जो नजर आ रही है इन जजमेंट से। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अमजद साहब, वो जो पहले वाला मामला था उसके अंदर इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने मेंबरान को बता दिया था कि ये जो आप काम कर रहे हैं, जो आप हरकत कर रहे हैं, दिस कैन लीड टू गड़बड़। ये भी तो है कि पार्टी लीडर पार्लियामेंट्री लीडर के थ्रू अपने मेंबरान को बताएगा कि ये जो इक़दामात आप उठा रहे हैं ये पार्टी के खिलाफ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं किया गया, बस डायरेक्ट खत आ गया। इससे कोई इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? देखिए, पार्लिमानी लीडर का तो नाम ही नहीं है आर्टिकल 61A में। सही। वहां पे सिर्फ पार्लिमानी पार्टी है, और नीचे पार्टी लीडर पार्लियामानी है जो पार्टी उनकी। जी। हाँ, पार्लिमानी पार्टी, और पार्लिमानी लीडर का तो कोई नाम ही उसमें सही। जिक्र ही नहीं है। अब रह गई बात ये कि एक जजमेंट आ गई 63A पे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोग इनके वोट काउंट नहीं होंगे। ये इस पे सुप्रीम कोर्ट बार ने रिव्यू पिटीशन फाइल की कि ये कानून को या आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, और 2 जजेस का जो मेजॉरिटी फैसला था उसको ज्यादा जो हमारे लीगल फेटर्निटी है उन्होंने उसकी पजीराई की, और इस जो मेजॉरिटी जजमेंट थी उसको उन्होंने इतना अच्छा नहीं कहा। प्रिवेल क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट ही होगी, मिनॉरिटी जजमेंट प्रिवेल नहीं होती, तो ऐसी सूरत में वो ही होगा जो 3 जजेस का फैसला है। राइट। तो उसी 3 जजेस का फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, और उनके वोट काउंट नहीं होंगे। तो इसी तरह अगर वहां पे नहीं काउंट होंगे तो इधर भी काउंट नहीं होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जस्टिस नासिरा साहिबा, आपकी नज़र में भी क्या जो फैसला आना चाहिए, और ये दोनों एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं जो एक तरह से प्रेसिडेंट होती है या केस लॉ के तौर पर सामने आती है, ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आर्टिकल 63A की तशरीह के अंदर इसका पैरा नंबर 3, और एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये केस जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब के आर्ग्यूमेंट्स बड़े वाजे हैं। आपकी नज़र में क्या पार्टी हेड प्रिवेल करेगा? अभी चंद लम्हों के अंदर कुछ फैसला सुनाया भी जाएगा, लेकिन क्या पार्टी हेड प्रिवेल करेगा या पार्लियामेंट्री पार्टी प्रिवेल करेगी? पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं जजों के मुंह में कोई बात नहीं डालना चाहती। फैसला तो उन्होंने देना है, तो जहाँ इतनी देर इंतज़ार किया तो 5 मिनट और इंतज़ार कर लें। हम लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ इंतज़ार कर रही हैं जस्टिस। आप ये कह रही हैं इंतज़ार कर कर के हम लोग थक गए हैं, लेकिन फैसला जो आएगा वो आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इन केस चलिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे चलते हैं। अभी फैसला आएगा तो आएगा, वो तो बात सही है, लेकिन जरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन की तरफ चलते हैं जस्टिस साहिबा। अगर तो फैसला ये आता है कि चौधरी शुजात साहब का खत बिल्कुल दुरुस्त है, पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो पार्टी हेड से अपने डिसीजंस लेती है, और उसके मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ साहब ही
जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के तौर पर कंटिन्यू करेंगे एंड देयर इज़ नो वे कि परवेज़ इलाही साहब आगे चीफ मिनिस्टर के तौर पर आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या ये दरारें तो बढ़ गई, ये ख़ानदान में भी पड़ गई, पार्टी के अंदर भी पड़ गई, लेकिन उसके बाद क्या चौधरी शुजात साहब फौरी तौर पर इनको डिसीट करने की तरफ जाएंगे आपकी नज़र में? क्योंकि कानूनी तरीका तो यही होगा ना। बात सुनिए जी, मैं आपसे यहाँ ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि ये जो हमारे 22 करोड़ अवाम है ना, या 25 करोड़ है, 22 नहीं है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फर्दम शुमारी नहीं होती, यहाँ मर्दम शुमारी होती है। इनके हालात ये हैं कि एक वक्त की रोटी इनको नहीं मिल रही। मैं मैकडॉनल्ड के साथ रहती हूँ, फजर के बाद मैं जाती हूँ गेट पे और देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है, तो बाहर जो कूड़े का ढेर है ना, उसमें छोटे छोटे बच्चे एक एक निवाला रोटी का ढूंढ रहे होते हैं कि हम कुछ खा लें। उनको ना ये फिक्र है कि जैद बने चीफ मिनिस्टर, ना ये फिक्र है कि बकर बने, क्योंकि उन दोनों ने तो अपनी अपनी कुर्सियों के वास्ते ये सारी जंग लड़ रहे हैं। उनको इस 22 या 25 करोड़ अवाम के साथ कतन कोई फिक्र है ही नहीं। अगर फिक्र होती तो ये जो अरबों रुपए इधर उधर बंटवारा हो रहा है, वकीलों को दे रहे हैं और हर जगह बांट रहे हैं, उसके बजाय ये लोगों को खाना ना देते। मेरा तो जहाँ वातुल वसा कोशिश होती है, मैं लोगों को कुछ ना कुछ खाने को दे देती हूँ, लेकिन 22 करोड़ अवाम को खाना देना जो है ना, ये रियासत का काम है, और रियासत का इस वक्त जो मुंतजिम है उसका काम है, और इन लोगों को इससे बिल्कुल गरज नहीं है। अच्छा, ना मैं समझती हूँ इससे को गरज होने का फायदा। ठीक ठीक। अच्छा जस्टिस साहबा, अभी हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलाइल भी देते रहे, अब फैसले का इंतजार भी सुप्रीम कोर्ट में ही कर रहे हैं। अजहर साहब, ज़रा हाल अहवाल तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी क्या सिचुएशन है, कब तक फैसला आने का इम्कान है? हम तो 6:30 बजे सोच रहे थे, 6:45 बजे सोच रहे थे, फिर 7:30 बजे की बात आई, हम तो इंतज़ार ही कर रहे हैं। कब तक चलेंगी इंतज़ार की घड़ियाँ आपकी नज़र में? क्योंकि बड़ा डेलिकेटेड इशू है, और जिस तरह से अदलिया को बदनाम और मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, वो तो काबिल कबूल होनी नहीं। कल की हियरिंग में मुझे तो बड़ा दुख और अफसोस हुआ मौजूदा हुकूमत पे, उनके वकला पे, कि इरफान कादर साहब जिस तरह की बदतमीजी का मुजाहरा करते रहे और जिस तरह अदलिया के खिलाफ उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल की, ये तो काबिल कबूल किसी तरह से भी नहीं है। और हुकूमती अरकान को इस बारे में कौम से माफी मांगनी चाहिए कि ये इदारे हैं तो हैं। अब आते हैं बाकी दूसरी बात की तरफ। आज भी अजहर साहब, आई एम सॉरी, अजहर साहब, मैं दूसरी बात की तरफ प्लीज आप ये याद रखिएगा आपने क्या कहना है, लेकिन मुझे बता दें, इमरान खान साहब ने भी तो 12 बजे जब खुली थी अदालत कासिम सूरी साहब की रूलिंग हवाले से, तो उस टाइम पे इमरान खान साहब ने भी तो अदलिया को काफी ज्यादा बुरा भला कहा था। ये तो हमारी पॉलिटिक्स का शेवा नहीं बन गया? फर्क है ना, हर इदारे के ऊपर चढ़ी जाए, आप अपनी तनकीद किए चले जाए। नहीं अनिका, बड़ा बहुत फर्क है, बहुत चीजों का फर्क है। ये देखें ना, ये अदालतों के सामने आकर, वो तो चले किसी हद तक चले हम ले लें, पॉलिटिकल इशू है, ये जजेस के सामने, जजेस ने बड़ी बुर्दबारी का मुजाहरा किया। अच्छा। बहुत वजीर कानून साहब ने जिस तरह की बातें की, बासियत वकला, हमें बड़ा दुख और अफसोस है, क्योंकि हमारी तरफ से ये था कि ये अंदर कोई लड़ाई ऐसी बात ना हो जाए, सख्त आपस में ऐसे हालात पैदा ना होते। हम लोगों ने तो अवॉइड किया, लेकिन हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का कि आप अदालतों के बैठ के इस तरह की बात। और इरफान कादर साहब हैं कौन? वो मरियम नवाज साहब के वकील हैं। अच्छा, बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे अजहर साहब? बर्दाश्त नहीं, आप कह रहे हैं ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसका तरीकाकार तय किया जा रहा है कि इस तरह का ये नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट को सामने देखिए, मुझे भी कई फैसलों पे एतराज रहता है, लेकिन अजहर साहब, आपकी लाइन में कुछ डिस्टॉर्शन है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, और ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के बारे में बात की है, और उन्होंने एक आर्टिकल भी सामने रखा है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी कि असल में वो आर्टिकल कहता क्या है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रीट्वीट की फॉर्म में उसकी तायद भी कर दी है। तो क्या अब अदालत को ज़रा साइडलाइन करने के लिए, या एटलीस्ट उनके इख्तियारात को कम करने के लिए कोई काम किया जाएगा पार्लियामेंट की तरफ से, वो भी देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि ये तो ऐसे केसेस हैं जो कि पब्लिक के सामने बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जनरली भी अदालतों के अंदर महफूज फैसलों में इंतज़ार करना पड़ता है। अभी हमारे साथ शोएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शोएब साहब, यूर इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल, आप भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली प्रोसीडिंग्स भी देखी, फैसले के इंतज़ार में भी अभी आप भी हैं, हम भी हैं, तमाम पाकिस्तानी इस वक्त देख रहे हैं कि क्या फैसले का 11 करोड़ की आबादी के सूबे का अल्टीमेट जो फेट है वो किस तरफ जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है शोएब साहब, क्या हम किसी भी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो जज साहिबान के रिमार्क्स होते हैं वो उनके डिसीजन में रिफ्लेक्ट करते हैं, या ऐसा नहीं होता उमूमन? नहीं, आमतौर पर होता भी है। देखें, इसमें सिर्फ जज साहिबान के रिमार्क्स नहीं है, इसमें उनके शॉर्ट 2 ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। इस केस को अगर आप देखेंगे ना, इनको 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहली बात यह है कि जमहूरी तरीकाकार क्या है। जिसके पास 186 वोट है, ज़ाहिर है उसके वोट ज्यादा हैं, उसको उसकी पार्लिमानी पार्टी ने भी वोट दिया है, काफ लीग का कैंडिडेट था, काफ लीग के तमाम लोगों ने वोट दिए हैं। दूसरे जो कैंडिडेट थे 179 वाले, उसको कह दिया गया कि वो जीत गए। दैट इज रॉन्ग, वो जमहूरियत के खिलाफ है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो इसका आर्टिकल 163A की जो इंटरप्रिटेशन है, 63A की जो इंटरप्रिटेशन है वो वाजे है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसे फैसला करना होता है। पार्लिमानी पार्टी ने अपने ही कैंडिडेट को वोट दिया है, तो उसमें जो पॉलिटिकल हेड है उसका कोई ताल्लुक नहीं है डिप्टी स्पीकर साहब से। डिप्टी स्पीकर साहब को उन्होंने जो खत लिखा या उन्होंने जेब से निकाल के वहां उसको रेफरेंस दे दिया, तो वो 63A के बाहर खिलाफ है। तीसरी बात है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यही बेंच अपना फैसला दे चुका है, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में 63A इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बता दिया कि पार्लिमानी पार्टी का जो हेड है या पार्लिमानी पार्टी है वो फैसला करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो ये तीनों चीजों को अगर हम मद्देनजर रखें और इसके साथ कपड़ में भी शॉर्ट ऑर्डर्स जो उन्होंने परसों सैटरडे को दिए, कल दिए, उसकी रोशनी में हम बाज़ाहिर ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये जो फैसला है वो इसी लाइन पे ही आने का ज्यादा इम्कान है। जी, सो अल्टीमेटली परवेज इलाही साहब को हम लोग चीफ मिनिस्टर के तौर पर देख सकते हैं? मेरा तो ख्याल यही है। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसी को ही लोगों ने वोट दिए हैं, उसी को ही लोगों ने 186 वोट उसको पड़े, और बाज़ाहिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, बाज़ाहिर जो जजमेंट की तशरीह है वो ऑलरेडी इसमें हो चुकी है। आई थिंक प्रॉपरली लगता तो ऐसे ही है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा शोएब साहब, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो एक और बहरान के बाद बहरान कोई सोल्यूशन का नाम नहीं आ रहा। वो बहरान ये पैदा हो जाएगा कि पंजाब और केपी के पीटीआई के पास हो गई और वफाक जो है ये इस हुकूमत के पास हो गई। अगर जो आप कह रहे हैं शॉर्ट ऑर्डर्स की बुनियाद पर या रिमार्क्स की बुनियाद पर अगर वो सही होता है तो देखिए, मेरा ख्याल है फिर बहरान नहीं होगा, बहरान का हल होगा। ऑलरेडी केपी की गवर्नमेंट उनके पास है, जिसको लोगों ने वोट दिए हैं, जिस पार्टी को, जिन लोगों को जमहूरी तर्ज अमल, तो यही है कि उसी को ही इक़्तिदार दिया जाए। तीसरी बात यह है कि फिर इसका एक्चुअल हल तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना, मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आनी नहीं है इस तर्ज अमल से। हाँ, आज हो जाए तो कौन सा आज बहरान नहीं है, आज भी बहरान है, कल भी बहरान होगा, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इन मसाइल का हल है। ना सिर्फ एक उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी बल्कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। सही। अच्छा, कंबर जैदी हमारे साथ मौजूद है, हमारे एंकर भी हैं जीटीवी पे और रिपोर्टर भी हैं, कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। कंबर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं, कम से भी पूछेंगे कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ अदालत में। नाज़िरा साहब, एक बात अभी जो आपने शोएब साहब की बात सुनी कि लगता तो ऐसा ही है, स्पेशली शॉर्ट ऑर्डर्स को देखें और रिमार्क्स को देखें तो हो सकता है ऐसा हो। आप खुद जस्टिस रही हैं, आप खुद उस पेडेस्टल पर रही हैं जहां आप जज करती रहीं। क्या किसी जज के रिमार्क्स का ये मतलब होता है कि उसके जो रिमार्क्स हैं उससे मिलता जुलता कोई फैसला आ सकता है, या इससे मुख्तलिफ होती हैं चीज़ें? आम तौर पे तो यही इम्कान होता है। वैसे मैं समझती हूँ, मैंने ज़माने में मैंने तो यही रवैया इख्तियार किया था कि सारी बातें मैं दोनों फ़रीक़ैन या अगर 2 से ज़्यादा फ़रीक़ैन हैं उनकी बात सुन लेती थी, और फिर जो भी अपना फ़ैसला है उसको अदालत में ही अनाउंस कर देती थी, ताकि किसी को फ़िक्र ना हो कि जी अंदर जाके कोई फ़ैसला बदल गया या इनकी सोच बदल गई या किसी ने कुछ कह दिया। उससे ये होता है कि हर एक को तसल्ली होती है। अगर इसी अंदाज में हो ना तो बात बेहतरीन है। वैसे मैं समझती हूँ कि जो जजेस से रिटायर हो गए ना
उनको कोई क्यास आराई करने का हक नहीं है कि जी अब ये ऐसे होना चाहिए। मैंने कल सुना था कुछ जजेस अपना दे रहे थे व्यू पॉइंट, ये मुनासिब नहीं है। जो बैठे हुए हैं उस बेंच पे उन्होंने ये तो कह दिया कि जो पहले तशरीह हो चुकी है और वो ज़्यादा बड़ी बेंच ने की हुई है, हम उस तशरीह पे कायम हैं। अब उस तशरीह पे कायम है तो उसका नतीजा जो सामने नज़र आता है वो आप हम सब देख रहे हैं। लेकिन 5-7 मिनट और जो इंतजार करना है वो इंतजार की घड़ियां भी टल जाएंगी, पता लग जाएगा क्या ये घड़ियां जो है ज्यादा ही हुई जा रही है। 5 मिनट करके हम लोगों ने पता नहीं 2 घंटे तो गुजार दिए। और मजे की बात ये है कि इस वास्ते फैसला अगर अदालत में ही सादर हो जाए ना, सुन के माइंड तो वो मेकअप कर लेते हैं, तीनों साथ साथ बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर लें, फैसला सादर कर लें, किसी के दिल में कोई शकूक और शुबहात ही ना आए कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, अंदर जाके इनका कोई फैसला बदल गया, महफूज करने का मतलब क्या था। ये सारी बातें जो है ना ये टल जाती हैं। बाहर क्या फ़र्क की अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना रवैया है। जो बेंच है वो खुद जिस वक्त फैसला करना होगा उन्होंने तो फैसला अनाउंस करेंगे। अच्छा, ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग जस्टिस साहिबा आपने फरमाई है कि कयास आराइयों से बच जाते हैं। और अभी फिलहाल हो कयास आराइयाँ ही रही हैं, सोशल मीडिया से लेकर एक आम सड़क से लेकर ड्राइंग रूम से लेकर टीवी तक सब जगह कयास आराइयाँ हो रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्म्ड ओपिनियन जो है वो बातें हो रही हैं। लेकिन कंबर हमारे साथ मौजूद हैं। कंबर ज़ैदी, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा कंबर, आप सुबह से सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपने हियरिंग भी सुनी, आपने वहाँ से हम लोगों को जो हमारी GTV पे ट्रांसमिशन चल रही थी उसमें आप लाइव हिट्स भी देते रहे। यू केप्ट ऑन टेलिंग अस कि क्या हो रहा है। अभी बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत की क्या सूरत हाल है? क्या जज हजरात के आने के इम्कानात हैं अभी? क्योंकि हमें तो खबर मिली थी कि आ गए वो कमरा अदालत में। नहीं, जजेस हजरात कमरा अदालत में नहीं आए थे। यूजुअली होता यह है कि जैसे ही जजेस हजरात आते हैं तो फौरन ही डिसीजन सुना दिया जाता है। नहीं आए हैं, अलबत्ता फैसला सुनने वाले काफी देर से बैठे हैं। ऑलमोस्ट 7:30 बजे टाइम दिया गया था। इससे पहले 5:45 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 5:45 को डिले करके 7:30 किया गया और अभी तक 8:30 हो गए हैं। एवन PTI की लीडरशिप के परवेज खट्टर उठ के जा रहे हैं। जो लोग हैं वो से, लेकिन जजेस आए नहीं है। ठीक है, चलिए नाज़रीन के एक्सप्लेन कि जब भी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया जाता है तो उसमें थोड़ा डिले होता है कि जजेस वो लिखते हैं और फिर रीजंस फॉर जो रीजंस होती हैं, डिटेल जो जजमेंट होती है उसके लिए पर टाइम लिया जाता है। तो मेरा से कुछ लम्हों बाद उम्मीद की जा सकती है कि जजेस देंगे और उसके बाद वो फैसला सुनाना शुरू कर देंगे। टेरिफिक, चलिए कुछ लम्हों का और इंतजार करते हैं। उन लम्हों तक जरा ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले भी कल रात को ये बताया गया कि फुल बेंच नहीं बनने वाला, 3 मेंबर बेंच के साथ ही ये केस आगे बढ़ेगा। वो फैसला भी अराउंड 9 बजे के करीब आया था हमारे शो के बाद, और ये फैसला भी लगता है कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, चंद लम्हों के अंदर भी फैसला आ सकता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर हियर। ब्रेक के बाद बात करेंगे मजीद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कमरा अदालत की क्या सूरत हाल है, लेकिन फिलहाल अब फरहतुल्लाह बाबर साहब के ट्वीट की तरफ आते हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। अभी तो 2 घंटे पहले का ट्वीट है, लेकिन वो अभी भी वैलिड आता है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर फिर सोच विचार होना शुरू हो गया है। बहुत सारे क्वार्टर्स के अंदर इसके ऊपर सोच विचार स्टार्ट है। कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस PDM, इफ यू रियली केयर अबाउट रीस्टोरिंग बैलेंस ऑफ पावर्स देन रीड आर्टिकल 191 एंड एक्ट डिसाइसिवली और स्टॉप ग्रम्बलिंग। इसके अंदर उन्होंने अंडरलाइन जो किया ना, आर्टिकल 191 कहता है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कानून और आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स जो रेगुलेट करते हैं प्रैक्टिसेस को और प्रोसीजर्स को वो बना सकती है। तो यहाँ उन्होंने अंडरलाइन किया है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, और लॉ को उन्होंने डब्बे में बंद कर दिया है, यानी सब्जेक्ट टू द लॉ। कानून के अंदर तब्दीली की बात कर रहे हैं फरहतुल्लाह बाबर साहब, क्या बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक और ट्वीट करते हैं कि जी विद रिस्पेक्ट the existing system of appointments, elevation of judge risks making judiciary of judges for judges by the judges. This perception must not be allowed to gain strength. No offense
intended. Everyone please heed Justice Faiz Isa's latest letter, also in cry de cour. उसके बाद कहते हैं Parliament erred when it didn't insist on the procedure of appointments of judges in 18th Amendment and bending over backwards adopted 19th Amendment, which too was further diluted by judicial oversight. If experience of last 12 years is a guide, revisit procedure of judges appointment. A takeaway from the current dismal situation is this: the malaise of disunity and infighting is creeping into other august houses and is no longer confined to Parliament House and politicians. Society and institutions are getting polarized. More than unfortunate, it's danger. Step by step, methodically and with respect, Parliament must assert itself. Ban the appointment of judges after retirement because the expectation of a post-retirement job by a judge can influence his pre-retirement judgment. ये बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग कही है कि रिटायरमेंट के बाद की तकर्रुरियों को बंद करें ताकि जो जज हजरात हैं उनकी तकर्रुरी के दौरान, जज होने के दौरान जो तवक्कुआत बढ़ जाती हैं या उनकी जजमेंट के अंदर एक टिल्ट आ जाता है, वो ना आए. अच्छा, इंटरेस्टिंगली फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ अर्से पहले जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर को तब्दील करने के बारे में बात की है. लेकिन अमजद साहब, ये जो बात है आर्टिकल 191 रूल्स एंड प्रोसीजर्स सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर सब्जेक्ट टू द लॉ को सर्कल करके फरोतुल्लाह बाबर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये मतलब मैं तो उससे यही समझाऊं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को तो इस वक्त तब्दील करने का उनके पास अख्तियार नहीं है, मतलब उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो लॉ तो वो बना सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी के साथ. तो इस वजह से उन्होंने उसको सर्कल किया है कि लॉ में आप ऐसी अमेंडमेंट्स ले आए जिससे जुडिशरी में जो अख्तियारात उनके हैं उनको आप एक हद पे ले आए, उसको स्ट्रक्चर कर लें, मतलब उसको बिल्कुल किसी एक बंदे के पास ना हो बल्कि एक से ज्यादा एक कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के पास हो या सीनियर जजेस के पास हो, इस तरह से उसमें तब्दीली आ सकती है. अगर ऐसी तब्दीली होती है नासिरा साहिबा, तो फिर क्या मतलब क्या ये दुरुस्त होगा? अजहर साहब की तरफ आती हूँ. नासिरा साहिबा को गालिबन मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, हम फिक्स करने की कोशिश करते हैं इसको. अजहर साहब, अगर ऐसी तब्दीली, ये जो सब्जेक्ट टू द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन निकाल दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम अभी नहीं कर सकते वो लोग, इतनी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर लॉ बना देते हैं कोई, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के दायराकार को कम करने के हवाले से ये इक़दाम सही रहेगा? अच्छा, बेसिकली आपको पता है ये लोग सारे रहते हैं एमको की जन्नत में, यानी आर्टिकल 191 को जरा पढ़ लें, लफ्ज इस्तेमाल हुआ रूल्स ऑफ प्रोसीजर. आर्टिकल 175 इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है. ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर किसी कानून के तहत भी बना सकते हैं आप. उस यानी प्रोसीजर कि कैसे रिट फाइल होगी, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल होगी, कैसे रिव्यू फाइल होगा, दैट्स ऑल. इसका बाकी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है. ये क्यों नहीं, लेकिन अजहर साहब क्या इसके अंदर ये बात नहीं हो सकती कि आप जो है वो इसको कानून कुछ इस तरह का नहीं बनाया जा सकता कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर जो जिस तरह आर्टिकल 69 था कि पार्लियामेंट की किसी भी प्रोसीडिंग बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता. नहीं, बिल्कुल बनाया नहीं जा सकता. यानी फरतुल्लाह बाबर के लिए एक और मैं बता देता हूँ. हाँ. वो है आर्टिकल 188. The Supreme Court shall have power subject to the provision of any act of Majlis Shura. Sahi. And any rules of procedure made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. चले, मैंने उनसे बड़ा हल दे दिया है. वो अपने आप को बड़े आर्किटेक्ट समझते हैं ना, मैंने उनसे बड़ा हल दे दिया है. आर्टिकल 188 पढ़ लें. और ये रिव्यू के हवाले से बात है, और मैं जस्टिस काजी फाजीसा के केस से ये बात कर रहा हूँ कि आप हुकूमत जो है ना, एक रिव्यू के हवाले से, नजरसानी के हवाले से बना सकती है, एक्ट बनाएं. और काजी जस्टिस फाजीसा जैसे केसों में रिव्यू की बहुत सख्त जरूरत है, सेकंड रिव्यू की बहुत जरूरत है. उसमें कानूनी और आईनी जो है ना मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा हुई है, और आपने दरवाजा बंद कर दिया जुडिशियल काउंसिल का जिस तरह की बात. अच्छा, आप आर्टिकल 188 की बात कर रहे हैं अजहर साहब, जरा मुझे ये सवाल जस्टिस नासिरा साहिबा की तरफ भी लेकर जाने दीजिएगा. जस्टिस नासिरा साहिबा, यू नो इट बेटर देन मी, बट लोगों के लिए मैं एक दफ़ा पढ़े देती हूँ. रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 188 है. द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट and of any rules made by the Supreme Court to review any judgment pronounced or any order made by it. अभी ये अजहर साहब ने जो गुफ्तगू की है, आप समझती हैं कि इसके थ्रू ही कोई तरीका निकल सकता है, या फरतुल्लाह बाबर साहब जिस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो तरीका
कुछ हो सकता है उससे, कोई सुप्रीम कोर्ट के जो है वो इर्द गिर्द रेड लाइन ड्रॉ की जा सकती है? यकीनन क्यों नहीं किया जा सकता तो है, लेकिन रिवायत यही है कि अगर रिव्यू पिटिशन आएगी तो वही जज सुनेंगे जिन्होंने पहली जो थी वो फैसला सादर किया था, और ये मुनासिब भी यही है कि एक बेंच कुछ और कहे और दूसरा कुछ और कहे, और वही वकला पेश आएंगे, जो पहले पेश हुएंगे वही फरीकैन होंगे, और ये मुनासिब भी तो ऐसा ही है। बात यह है कि तब्दीली अगर आए तो वो मुस्बत आनी चाहिए, ऐसी तब्दीली नहीं हो सकती जो अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन हो, और तब्दीली अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपने लानी है तो 2/3 वो मेजॉरिटी से आएगी। रूल्स और ऑर्डर्स को तो आप चेंज कर सकते हैं, तो ये यकीनन हो तो सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे हमारा आइन कहता है कि ये 3 सेपरेशन ऑफ पावर्स हैं, मुकन्नना और अदलिया और इंतज़ामिया, इनको अलहदा अपने रखने चाहिए तमाम का जो भी हैं कारोबार। तो ये देखिए आप इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अगर कोई फ़ैसला गलत हुआ है उनसे करें, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल है उसमें फ़ैसला करें, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ऊपर भी अगर एक बनाना चाहें तो वो रिटायर्ड जजेस जो हैं उनका बनाएं, ताकि ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए ही ना। ये सुप्रीम कोर्ट की इसमें मुदाखलत होना मुनासिब ही नहीं है, ये इनको खुद ही हल करना चाहिए। ठीक हो गया, तो मसालियती आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बना लें। राइट, क्लोजिंग रिमार्क्स में सबसे चाहूंगी अमजद साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। मैं इस बुरहान के हवाले से, जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो सिचुएशन चल रही है, अभी जो सिचुएशन चल रही है ये तो बड़ी मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है। एक पार्टी बाइकाट करके बैठी है, कोर्ट इस वक्त फैसला करने जा रही है, दोनों मतलब अगर ये हमजा शहबाज के हक में फैसला करते हैं तो लोग कहेंगे दबाव में आके किया, अगर ये परवेज इलाही साहब के खिलाफ करते हैं तो कैसे हैं वो, दूसरे कहेंगे कि हमने जो बाइकाट किया था बिल्कुल ठीक किया था, हमें तो पता था ये फैसला आना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि उसमें है आजमाइश में है, बहुत बड़ी आजमाइश में, कि इनका फैसला जिस तरफ भी हुआ वो मतलब उसकी वो इज्जत और एहतराम नहीं होगा, गो कि इम्प्लीमेंट वही फैसला होगा जो ये करेंगे, लेकिन उसकी वो माशरे में वो इज्जत और मकाम उसका, ठीक, राइट, मैं नहीं समझ। अजहर साहब वन लाइनर। अजहर सिद्दीक साहब से की आवाज नहीं आ रही। नासिरा साहिबा, क्लोजिंग रिमार्क्स। अभी अगर जो भी फैसला आता है, क्या बहरान खत्म हो जाएगा या बहरान मजीद बढ़ जाएगा? ख़त्म हो जाना चाहिए असूलन, तो जब फैसला सादर कर दे सुप्रीम कोर्ट तो फिर तो सवाल ही कोई। चलिए, अल्लाह करे आइडियली जो सिचुएशन होनी चाहिए वो हो। जस्टिस नासिरा जावेद इकबाल साहबा बहुत शुक्रिया, सैयद अमजद शाह साहब बहुत शुक्रिया, शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बीच में हमारे नुमाइंदे कंबर भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी बता रहे थे। लेकिन एज आई सेड, कल भी ये हुआ था कि हमारे प्रोग्राम के बाद फैसला आया था, आज भी प्रोग्राम के बाद ही फैसला आता हुआ नज़र आ रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम अभी फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।